Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this question we will discuss more about the charges. कि चार्ज में क्या लिखा होता है, कितनी डिटेलिंग होती है, अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो क्या होगा, अगर चेंज करना पड़े तो क्या होगा, ये सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ चार्जेस में. सबसे पहली बात यह है कि आपको बताना होगा टाइम, प्लेस, पर्सन, कहाँ अपराध किया, किसके साथ किया. सो यू हैव टू टेल. नहीं, जैसे आपने ए इज चार्ज विद स्टीलिंग बीज गोल्ड ऑन 10th जनवरी एट करोल बाग दिल्ली. पूरी बात बतानी है. राइट सिर्फ हेडिंग देने से काम नहीं चलेगा, उसकी एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन भी उसको मिलनी चाहिए कि भाई आपने कब कहाँ क्या अपराध किया. और अगर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे अगर आप कोई इंप्लॉई हो, कैशियर हो, कुछ ऐसा है कि आपने कोई धोखाधड़ी, चीटिंग वीटिंग की है, तो बताना पड़ेगा भाई टोटल कितने अमाउंट की और किस डेट से किस डेट के बीच में ऐसी हुई. वो बात अलग है कि ये डेट्स जो हैं वो 1 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. दैट इज द पॉइंट. मतलब कि इससे ज्यादा होने पर फिर ये अलग अलग ट्रायल भी चलाए जा सकते हैं, अलग अलग मैटर्स में क्लब कैसे करेंगे, क्योंकि फिर बहुत लंबा अरसा तो फिर कैसे होगा. माना एक आदमी चीटिंग कर रहा है पिछले 5 सालों से, तो वो फिर जज साहब को देखना पड़ेगा कि किस तरह से ज्वाइंट ट्रायल चलाएंगे, कैसे क्या होगा. बाकी लॉ तो यही कह रहा है कि 1 साल का पीरियड अगर है तो आप सिर्फ ग्रॉस अमाउंट बता दो क्या आपने गड़बड़ की है और पीरियड बताओ कहां से शुरू हुआ कहां से खत्म. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की 1 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में, तो हर ट्रांजैक्शन की धोखा बताने की जरूरत नहीं है, टोटल आपने एक समरी सी बता दी. ये विलियम्स स्लैनी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये केस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपको डिटेल्स देनी है और छोटे मोटे डिफेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है. खैर, अब कैसे आपने चीटिंग की, ऑफेंस किया, ये भी बताना होगा. छत पे चढ़े, फिर कूद गए, फिर गोली चलाई, लात मारी, आग लगा दी, क्या करा. या जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक आदमी ने चीटिंग की. कैसे की? उसने उससे 10 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट कराए और जो डॉक्यूमेंट थे वो सब फर्जी थे, है ना. या जैसे माना किसी ने सेकंड मैरिज कर ली पहली मैरिज के होते हुए भी, तो उसने वो कैसे की? उसने उस लड़की को ये विश्वास दिलाया कि मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हूं, और उसने अपने घर के बारे में भी छुपाया, अपना नाम हो सकता है गलत बताया, अपना घर भी हो सकता है गलत बताया, व्हाटएवर. तो वो पूरी डिटेलिंग भी इसमें जरूरत हो तो दे सकते हैं. और कोई अगर टिपिकल वर्ड आप यूज कर रहे हो तो जिस एक्ट में उसका जो मतलब है उस एक्ट के हिसाब से ही आप लेके चलोगे. अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, पहले उसको लेते हैं. सपोज आपने अनसेफ फूड की बात की, तो इसका अगर आपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट्स में केस लगाया है तो वहां जो मीनिंग होगा वही एप्लीकेबल होगा. दुनिया की हर बात BNS एंड BNSS में नहीं लिखी है, और भी सैकड़ों एक्ट हैं. वहां के भी केसेस अगर उनमें भी कोई गड़बड़ करोगे तो घूम फिर के कोर्ट तो वही क्रिमिनल कोर्ट ही है ना. माना कंपनी लॉ में कोई चीज है, माना ऑफिस इंचार्ज है या कोई इस तरह की है, कोई भी चीज जो कंपनी लॉ में है या किसी भी मोटर व्हीकल एक्ट में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है, किसी भी एक्ट में कोई पर्टिकुलर टर्म किसी सेंस में यूज हुई है, तो वो फिर उसी एक्ट के हिसाब से उसका मतलब निकालना होगा. अगर आपने चार्ज में वो वर्ड या एक्सप्रेशन यूज किया है ना, लीगल वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड इन द चार्ज, वो उसी सेंस में यूज होगा जिस सेंस में, जिस कानून में आपको केस चलाना है. आप बोलोगे सर केस तो BNS में चलता है, केस तो है, लेकिन वो किस कानून में आपने उल्लंघन किया है उसके हिसाब से वो क्राइम बनता है और फिर उसका केस BNSS के हिसाब से कोर्ट में चलता है. समझ रहे हो आप. तो एक्ट तो और भी बहुत सारे हैं ना, मैं यही आपको बता रहा हूं, सिर्फ BNS और BNSS थोड़ी है. ठीक है. अब जहां तक सवाल है एरर्स का, अगर छोटी मोटी गलती है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, 10 जनवरी की 11 जनवरी लिख दी, या साउथ दिल्ली का वेस्ट दिल्ली लिख दिया, या सेक्शन गलत बता दिया, चलो, लेकिन मान लेते उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, एडवोकेट तो समझ ही लेगा और उसको भी कोई इतनी समझ थी नहीं सेक्शनों की, तो फिर ये छोटी मोटी एरर से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये चलता रहेगा. लेकिन हाँ, अगर कोई मेजर है ना, इफ द कोर्ट्स फाइंड ड्यूरिंग द ट्रायल दैट ओरिजिनल चार्ज इज इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, रिक्वायर मॉडिफिकेशन, ये फिर कुछ बड़ी बात होगी कि बाद में लग रहा है कि नहीं भाई इससे काम नहीं चलेगा, आपने चार्ज गलत डिफाइन कर दिया या इनकम्प्लीट है, उसने अपराध ज्यादा किया, आपने थोड़ा बहुत लिख दिया, या अब इसको बदलने की जरूरत है, तो फिर इसको पहले बदलेंगे. अब बदलने से क्या होगा? बदल तो आप दोगे, लेकिन बदलने से क्या होगा? एवरी सच ऑल्टरेशन एडिशन शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड. एक्यूज को बताओगे ना, आपको याद होगा शुरू में भी चार्ज किस लिए बता रहे थे,
इसलिए ही बता रहे थे ना कि वो डिफेंड कर सके। तो अब आपको दोबारा बताना पड़ेगा कि भैया हमने तो आपका अपराध बदल दिया, आपने थेफ्ट नहीं की सर, आपने तो रॉबरी की, इतने सारे लोग, इतना सारा अटैक कर दिया आपने, और या बहुत सारे लोग थे, आपने तो डकैती की। तो खैर अब जो भी है, आपने अगर टर्म चेंज करनी है, चार्ज चेंज करना है, कर तो सकते हैं, ऐसा कोई आफत नहीं है, लेकिन फिर उसको समझाओगे और उसको दोबारा से, उसको पूरा अधिकार होगा उसके हिसाब से रीडिफेंड करने का। अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने आपको कहा ना, इफ द ऑल्टरेशन डज नॉट प्रेजुडिस द एक्यूज्ड और द प्रोसिक्यूटर, दोनों में से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, सच वो छोटी मोटी टेक्निकल एरर थी, फिर तो ट्रायल विल कंटिन्यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ है, देन कोर्ट में ऑर्डर अ न्यू ट्रायल और एडजर्न द ट्रायल, उसको पूरा चांस दिया जाएगा दोबारा से अपनी बात रखने का, या फिर दोबारा से केस नए सिरे से शुरू होगा, ऐसा हो सकता है। राइट, इफ द ऑल्टर्ड और एडिट चार्ज रिक्वायर प्रीवियस सैंक्शन, हाँ ये भी होता है। अब जैसे एक एग्जांपल लिया, वह सरकारी आदमी है, उस पर आपने कोई चार्ज लगा दिया, अब उस पर केस करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। जैसे आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको अगर कुछ भी अरेस्ट भी करना है, कुछ भी करना है, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। तो ऐसी कई बार कोई नई सिचुएशन आ गई जिसमें किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सैंक्शन चाहिए, पहले नहीं चाहिए थी, है ना। अब आपने कोई ऐसा नया चार्ज, कोई नया अपराध, कोई नया उसके ऊपर लगा दिया इल्जाम, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए, या कोई फोरेंसिक जांच उसके लिए जरूरी है, या उसके लिए कोई विटनेस एक पर्टिकुलर टाइप का जरूरी है, या उसकी कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जरूरी है, या उसके लिए कोई विटनेस को एग्जामिन करना जरूरी है, तो फिर वो सब करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं ट्रायल एकदम कंटिन्यू कर जाएगा, फिर वो सब चीजें हैं। अब यहां पर एक केस है कांतिलाल चंदूलाल मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने कहा कि आप चेंज तो कर सकते हो, द कोर्ट हैज वाइड पावर्स टू ऑल्टर और एड चार्जेस एट एनी स्टेज बिफोर जजमेंट। आधी बात तो ये बोल दी कि कोर्ट के पास पावर्स हैं, वो चार्ज को ऑल्टर या ऐड कर सकते हैं एट एनी स्टेज बिफोर द जजमेंट। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि जो एक्यूज्ड है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इस नए चार्ज को, इस ऑल्टर्ड चार्ज को डिफेंड करने की। वेरी इंपॉर्टेंट केस कांतिलाल चंदूलाल मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, पुराना 1969 का। तो शुरू से ये बात चल रही है कि आप चेंज तो कर सकते हो, लेकिन दूसरे बंदे को फिर अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड प्रॉपर्ली दोगे। तो जो पहले विटनेस आके चले गए उनको दोबारा बुलाएं, हाँ बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ती है तो आप उनको रिकॉल, री एग्जामिन या एडिशनल विटनेस, फिर कुछ भी, वो तो फिर एक तरह से ना आप बोलोगे सर ये तो एक तरह से नया ही केस हो जाएगा। बिल्कुल वो तो है ही ना भाई, जिस ग्राउंड पर सारा केस चल रहा था, अगर वो ग्राउंड ही चेंज कर दिया आपने, तो केस तो एक तरह से ऑलमोस्ट नए जैसा हो जाएगा। बच गया तो बच गया, नहीं तो हो सकता है रीट्रायल ही करना पड़ जाए, क्योंकि फिर दोबारा से विटनेस बुलाना, दोबारा से एविडेंसेस, दोबारा से मैं बोल रहा हूं ना इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, व्हाटएवर, फिर वो सारा खेल दोबारा करना पड़ सकता है, ऐसा होता है। राइट। अब लेकिन जो नए विटनेस बुलाने हैं, अगर वो सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि ट्रायल डिले हो जाए, लोग ये तो कोशिश करते हैं ना कि यार चलो, मतलब किसी को मान लो फांसी होनी है तो फिर तो वो चाहेगा ना कि जिंदा रहने के लिए ये तरीका है कि केस को जितना लंबा घसीट सकूं घसीट दूं। तो नहीं 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 नहीं, ये चीज भी जज करेंगे कि जो नए विटनेस बुलाए जा रहे हैं, नया जो कुछ भी नया अब करा जा रहा है, क्या उसकी जरूरत है, कहीं इंटेंशन ऐसी तो नहीं है कि ट्रायल को बहुत लंबा घसीटा जाए। कई बार हो सकता है वकील या खुद एक्यूज्ड इस तरह की कोशिश करे, तो नहीं, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। कोर्ट में रिफ्यूज सच काइंड ऑफ रिक्वेस्ट इफ इट इज मेड ओनली टू डिले द ट्रायल, या फिर उनका एम है सिर्फ दोबारा बुला बुला के तंग करना विटनेस को, ये भी तो एम हो सकता है। तो ऐसे किसी सिचुएशन में आप, क्योंकि जस्टिस फिर तो क्या ही जस्टिस होगा, न्याय खराब हो रहा है, तो ऐसे में मना भी कोर्ट कर सकती है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस नैरकोटिक सेल, ये भी 1999, अब तो ये भी थोड़ा पुराना हो चला केस। इसमें भी इन्होंने कहा कि रिकॉल ऑफ विटनेस अलाउड है, लेकिन लॉजिक होना चाहिए। अगर सिर्फ गैप या डिले करना है ट्रायल को, तो ये एम नहीं होना चाहिए। फिर आपको विटनेस बुलाना, उनको एग्जामिन करना, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो इसलिए दोबारा दोबारा बार बार बुलाना ऐसे अलाउ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक हम काफी इसमें डिस्कस कर पाए। आप अगर कोई भी वीडियो डिफिकल्ट लगे तो इतना तो आप समझ ही रहे हैं खुद भी कि दोबारा उसको एक बार देख सकते हैं। और अगर आप बुक को थोड़ा सा जो मैं दे रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में ध्यान से बैठ के पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर दिक्कत महसूस करो तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप अपने डाउट्स कर सकते हो, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।